नमस्कार। इस रविवार को भी हम अपने सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं और इस बार जो हमारे मेहमान हैं, वो एमिनेंट थिएटर डायरेक्टर और 1986 के ग्रेजुएट एनएससी के हमारे सर अजय मलकानी जी हैं। तो आज हम सर से मिलेंगे, सर से बातें करेंगे और सर के विचारों को जानेंगे कि सर ने बहुत लंबा समय थिएटर में व्यतीत किया है। तो उनसे जानेंगे कि सर के क्या विचार हैं थिएटर को लेके। तो चलिए मिलते हैं अजय मलकानी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सब लोगों को। जी सर, थैंक यू सर, आप आए। सर तो शुरुआत यहाँ से करते हैं सर कि आप किस तरह से थिएटर से जुड़े, मतलब किस तरह आप थिएटर में आए, कैसे आपकी शुरुआत हुई थिएटर में सर? देखिए ऐसा है कि बनारस में मैं रहता था, बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं से हूँ, वहीं से जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई लिखाई की। तो बचपन में होता ये था कि उस जमाने में लड़कियों का बड़ा टोटा होता था रंगमंच में। तो जी, मेरी बहनें रंगमंच में काम कर रही थी और उनके साथ मैं रिहर्सल में जाता था, क्योंकि होता जी, ये है कि भाई लड़कियां जा रही हैं तो एक भाई साथ में जाएगा। तो वहां से हमारी बड़ी बहन थी कुसुम दीदी, वो आधे अधूरे में सावित्री का रोल कर रही थी और मैं जी, जा रहा था वहां पे। और बनारस में ही मुझे निर्देशक का नाम याद नहीं आ रहा है, कोई शायद राम बहादुर सक्सेना जी हुआ करते थे, ऐसा कुछ नाम था उनका। तो फिर एक जब जब उन्होंने दूसरा प्ले किया तो एक छोटा सा सिपाही का रोल था, है ना, फूलों की इस धरती पे। उस समय वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध खत्म हुआ था 65 में, और बांग्लादेश से बड़ा वो चल रहा था पाकिस्तान के साथ टेंशन। फिर 71 में बांग्लादेश वॉर भी हुआ। तो 65 से 70 71 के बीच में उन्होंने वो देशभक्ति पे एक प्ले किया, फूलों की इस धरती पे। उसमें एक छोटा सा रोल दिया सिपाही का, हम्म, जो बंदूक पकड़ के बोलता है। वो संवाद मुझे आज भी याद है, उसे फौरन गोली मार देनी चाहिए, बस इतना जी, संवाद था। हालांकि उस नाटक का प्रदर्शन नहीं हुआ किन्हीं कारणों से, पर वो नाटक का कीड़ा वहीं से लग गया मुझे। ठीक है। घर वालों ने ये जी कहा सर, कि भाई ऐसा है कि रंगमंच में अगर जाना है तो पहले पढ़ाई पूरी करो। तो मैंने पूरी जी, पढ़ाई पूरी की और लेक्चररशिप ज्वाइन किया कॉलेज में आके। बनारस से निकल के मैं वापस उस जमाने में संयुक्त बिहार था और झारखंड, जो आज झारखंड कहलाता है, रांची जी, राजधानी, यहाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, वहाँ मैं कॉमर्स का लेक्चरर हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर आज के समय में। और फिर वहाँ हमने सबसे पहले ड्रामेटिक सोसाइटी की, नाट्य परिषद की स्थापना मारवाड़ी कॉलेज में की। उन्हीं जी, दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक 2.5 महीने का इंटेंसिव वर्कशॉप हुआ, 10 समझ लीजिए 10 सप्ताह का, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और वहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक काम होता था। तो नाटक का पूरा संस्कार जो जी, बनारस में पड़ा, उसका विकास रांची में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के उस 10 सप्ताह की कार्यशाला में हुआ, जिसके प्रसन्ना जी थे डायरेक्टर, अपने कर्नाटक वाले प्रसन्ना जी, जी, सीनियर जी, जी एनएसडी के सर, जी सर, हमारे जी सर, साथी। और साथ में ब्रजमोहन शाह जी भी आए, बादल सरकार आए, सब बड़े बड़े लोग आए, श्यामानंद जालान आए। सबसे बड़ा जबरदस्त इंटरेक्शन हम लोगों का हुआ। 15-15 दिन की क्लासेज उनकी हुई, किसी की 10 दिन की क्लासेज, किसी की 20 दिन की क्लासेज। वहीं उसी में पंकज सक्सेना भी थे, जो हमारे टाई रेपेट्री में रहे, थिएटर इन एजुकेशन में, चिल्ड्रंस थिएटर में रहे। तो इस तरीके से बड़े बड़े लोगों से एक इंटरेक्शन हुआ। और फिर वहाँ 3 नाटक हुए, अलग अलग सीन वर्क अलग हुए और 2 बड़े नाटक हुए। तो उन नाटकों में भी वन ऑफ द लीड रोल करना पड़ा। और फिर वो नाटक ट्रेवल किया पूरा पटना में, रांची में, रांची के शहर में भी, और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में भी। तो
इस तरीके से नाटक का संस्कार पड़ा। और बाद में हमारे वाइस चांसलर, जब मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कार्यशाला करने के बाद जब मैंने कॉलेज में शुरू किया ड्रामेटिक सोसाइटी, तो उस ड्रामेटिक सोसाइटी से एकदम मतलब जबरदस्त प्रोडक्शन शुरू, पढ़े लिखे तो हम थे ही, संस्कार तो था ही, तो डायरेक्शन शुरू किया और छोटे छोटे पहले नाटक किए, 40-40 मिनट के 3 नाटक 4 नाटक इस तरह से करते रहे। तो हमारे कुलपति महोदय थे डॉक्टर A.K. धान, जो बाद में नॉर्थ हिल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए, यूपीएससी के मेंबर भी थे वो। तो वो बड़े साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने कहा कि अजय मल्कानी, अगर तुम्हें ड्रामा में करना ही है तो तुम क्यों नहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चले जाते हो। तो मैंने कहा सर, मैं तो कॉमर्स का आदमी हूँ, छुट्टी मिलेगी कि नहीं, नौकरी तो छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं 3 साल की छुट्टी दे दूंगा, तुम अप्लाई करो। तो फिर हमने वहां अप्लाई किया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एट द एज ऑफ 28+। शायद 1 या 2 ही चांस मिलता और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हुआ। तो इस तरीके से पूरा एक सफर जो शुरू हुआ 1968-69 से बनारस में, वो जाके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 83 में एडमिशन लेने के बाद वो सफर प्रशिक्षण वाला समाप्त हुआ। फिर 86 में निकले और फिर आके उसी दरमियान हम लोगों ने एक ग्रुप भी बना लिया था बाहर। ड्रामेटिक सोसाइटी मारवाड़ी कॉलेज की अलग थी, ड्रामा एंड कल्चरल सोसाइटी, और बाहर हम लोगों ने एक युवा रंगमंच करके ग्रुप बनाया जिसमें विपिन कुमार जी थे, उस वर्कशॉप के विपिन थे, सतीश कौशिक थे, तमाम लोग थे, अविनाश सिंह थे, सच्चिदानंद खालको थे, नटवर सिंह थे, बहुत सारे लोग थे। तो बाद में तो सारे लोग चले गए इधर उधर, कोई बॉम्बे चला गया, कोई कहीं, लेकिन अंत तक मैं और विपिन और अविनाश जी और मेरे एक छोटे भाई चंदर मलकानी, हम लोगों ने उस ग्रुप को फिर संभाला। और आज ईश्वर की कृपा से 40 साल होने जा रहे हैं उस ग्रुप को, और पूरे देश में भी ट्रेवल कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। सर बहुत सारे लोग हैं आपको नमस्कार बोल रहे हैं। हेमा हाँ भाई, मैम सब है, लोगों को नमस्कार। लोकेश सर है, अरे वाह, प्रशांत नारायण जी हैं, साक्षी हाँ हाँ शर्मा हाँ है, हाँ। अरे वाह, बहुत सारे लोग साक्षी, हैं। तो सर लोकेन भाई क्या नमस्कार। तो क्या हाँ, चेंजेस आए जब आपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कंप्लीट किया? मतलब जब एक जगह से ट्रेनिंग ले लेते हैं तो मतलब आपने क्या बदलाव महसूस किया? और आपने कभी ये नहीं देखिए, सोचा कि मुझे बॉम्बे भी जाना है, वो करने के नहीं बाद नहीं ऐसा कोई विचार नहीं आया सर? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक्चुअली क्या है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आपको एक विजन देता है, जी, आपकी फैकल्टी को ओपन कर देता है, आपकी खिड़कियां खुल जाती हैं दिमाग की। और हम लोग जी, शुरू से बचपन से ही बहुत पढ़ाकू थे, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की लाइब्रेरी का भरपूर इस्तेमाल किए। और फिर एक पूरा नाट्य संस्कार आपको मिलता है ना, 3 साल में आप कम से कम कुछ नहीं तो 300 नाटक तो बढ़िया बढ़िया देख ही लेते हैं देश विदेश का। फिर आपकी लाइब्रेरी है, फिर हमारे जो टीचर्स थे वो ही मेंटर थे, चाहे वो निभा जी थी क्लासिकल इंडियन ड्रामा में, चाहे वेस्टर्न ड्रामा के लिए अनुराधा कपूर जी थी, चाहे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ब्रजमोहन शाह जी थे, और एक्टिंग पढ़ाने के लिए बज्जू भाई थे। तो तमाम जितने भी स्टाइल वार्ड थे उस जमाने में। अच्छा, फिर डिजाइन पढ़ाने के लिए हमारा, मैं तो डायरेक्शन में था, तो डिजाइन पढ़ाने के लिए मुझे अमाल अलाना जी भी आई, और उनके हस्बैंड निसार अलाना जी भी आए, उन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। फिर जर्मनी से फ्रिट्ज बेनिफिट आए, उन्होंने हमारे ग्रुप के साथ, हमारे उस बैच के साथ 2 नाटक किए। एक तो है हैमलेट किया, और एक ब्रेक्ट का प्ले किया मैन इक्वल्स मैन। तो उनके साथ भी, चूंकि डायरेक्शन के आदमी थे, तो उनके साथ भी जुड़ के बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हमें। और साथ में एक डिजाइनर भी आए थे जर्मनी से, फ्रेंच हावमैन, उनके साथ भी काफी कुछ डिजाइन के बारे में जानने का मौका मिला। तो इस तरीके से पूरा एक ट्रेनिंग, क्योंकि बगैर ग्रामर जाने, बगैर रंगमंच के इतिहास को जाने और ग्रामर को जाने, बगैर टेक्निक को जाने, तो आप सरवाइव नहीं कर सकते इस रंगमंच की दुनिया में, और खास करके हिंदी पट्टी में। तो इस तरीके से हमारी जबरदस्त ट्रेनिंग हुई। और बहुत, मोहन उप्रेती जी थे म्यूजिक में, जितने मतलब उस जमाने में हमारे प्रॉपर्टी मेकिंग में महापात्रा दादा थे, तरसीम लाल जी हम लोगों को कारपेंट्री सिखाए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। तो तमाम लोग थे। और एक जो सबसे बड़ी बात ये थी कि
हम लोग हॉस्टल में थे, वकील लेन में हॉस्टल था, और जितने भी हमारे जो सीनियर थे जो रेपेट्री में काम करते थे, उनके साथ हमारा बड़ा बढ़िया इंटरेक्शन था। चाहे वो लोकेंद्र भाई थे, लोकेंद्र त्रिवेदी जी थे, युवराज शर्मा जी थे, मंजुल भाई थे, मंजुल वर्मा जी थे, तमाम लोग थे। अब कितने लोगों का मैं नाम गिनाऊं, तो इनके साथ अब श्री वल्लभ व्यास जी थे, हिमानी जी थी। तो इन लोगों के साथ, ये लोग भी नए नए आके रेपेट्री में अप्रेंटिसशिप कर रहे थे और हम लोग स्टूडेंट थे। तो इनके साथ भी जो इंटरेक्शन हुआ ना अपने सारे सीनियर्स के साथ, और उनका जो आशीर्वाद मिला, वो भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी थाती थी, बहुत बड़ा एक वो था, संबल था। जी सर, दिनेश सर भी हैं, वीरेंद्र कुमार वीरू जी भी हैं, सब आपको नमस्कार बोल रहे हैं सर। हाँ भाई हाँ, नमस्कार। दिनेश, दिनेश सर मतलब दिनेश खन्ना जी। जी जी जी, मेरे तो सारे सर ही हैं अरे सर। वाह, अरे वो तो हमारे क्लासमेट ही थे। हाँ, जी हैं, हम जी लोग साथ ही साथ। जी हाँ जी सर, आपने एनएसडी में भी कोर्स किया और बाहर भी पढ़ाते हैं, तो उन दोनों में क्या अंतर आपको मिलता है, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम में और एनएसडी के एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, मतलब एनएसडी का जो, हाँ मैं समझ रहा हूँ, एनएसडी जी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो टू वे ट्रैफिक सिस्टम है। यानी नॉलेज का फ्लो गुरुओं से भी आता है, अपने एक्सपर्ट से, जी टीचर से भी एनएसडी से आता है। और हम सब लोग, चूंकि मैं तो 7 साल पढ़ा के गया था, लेक्चरर था और छुट्टी जी लेके गया था, और जी सुदर्शन ज्वेल थे जो शेरवुड कॉलेज नैनीताल के हिस्ट्री के टीचर रहे हैं, सारे, दिनेश खन्ना, सारे लोग जो है वो सब एक्सपीरियंस थे, बापी बोस, और आपके तमाम लोग थे, वह पीयूष मिश्रा, रवि उपाध्याय, हालांकि रवि उपाध्याय हमारे बीच नहीं है, रवि जी उपाध्याय, ये सारे लोग पढ़े लिखे लोग, और थिएटर करके 4-4 5-5 6-6 साल थिएटर करके गए थे। तो एनएसडी में हम लोगों ने ये देखा कि नॉलेज का फ्लो जो है दोनों तरफ से होता था, उधर से भी जी होता था और इधर से भी होता था। अब जैसे मसलन वेस्टर्न ड्रामा अगर वो पढ़ा रही हैं अनुराधा जी, तो अनुराधा जी जी बोल देती थी कि भाई इसके पीछे का, अब शेक्सपियर पढ़ा रही तो शेक्सपियर के समय का जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिकल रेफरेंसेज है वो तुम लोग डिस्कस करेंगे, तुम लोग पढ़ के आओ। तो हमारे सुदर्शन जुएल जी थे, हिस्ट्री के आदमी थे, हिस्ट्री पढ़ाया था उन्होंने कई साल तक। तो वो हम सब लोग लग जाते थे, तो बहुत सारी बातें हम लोग बताते थे, और फिर उसको वो कंक्लूड करती थी, उसको शार्पेन करती थी कि हाँ इसमें ये जोड़ लो, ये जोड़ लो। तो वहां टू वे ट्रैफिक सिस्टम से चलता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। लेकिन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई क्या है, वन वे है। नॉलेज का फ्लो टीचर से स्टूडेंट को जाता है, स्टूडेंट कुछ नहीं जानता है। हम लोग उसको बोका भी बना देते हैं, बेवकूफ भी बना देते हैं। कई बार पढ़ के क्लास में लेक्चर नहीं गए, होमवर्क करके नहीं गए, तो उसको बेवकूफ भी बनाते हैं। तो वहां जी नॉलेज का फ्लो एक एक उससे जाता है कि एक तरफ है, एक तरफा है, कि टीचर से मतलब नॉलेज का फ्लो, नॉलेज टू जीरो, 0% जो है उसके पास जाता है। ये अंतर है दोनों के उसमें। फिर क्या है कि जी यूनिवर्सिटी में तो एक एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। हमारे कॉमर्स में जो है एक समय में एक एक सेक्शन में 300 स्टूडेंट। अब सबको तो इंडिविजुअली आप पहचानते नहीं है, लेकिन एनएसडी में तो 20 लोग हुआ करते थे, अभी 27 है, उस समय 20। तो आप वहां तो इंडिविजुअल नेम से जानते हैं, कोई बदमाशी आप करेंगे पकड़ में आ जाएंगे। तो वहां क्या है, इंटीमेट टीचिंग है एनएसडी में, और यूनिवर्सिटी में इंटीमेट टीचिंग नहीं है। ये अंतर है। जी सर। सर, ये दोनों ट्रेनिंग आपको मतलब ऐसा नहीं लगता कि लोगों को सिर्फ एनएसडी की ट्रेनिंग और यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग क्या लोकल थिएटर को कितना जीवित रखती है, मतलब कितना सहयोग देती है? क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग करने के बाद बॉम्बे चले जाए। आप तो नहीं गए, आपने तो थिएटर को ही चूज किया। तो उसमें क्या ऐसा हो कि मतलब लोग लोकल जगह भी जाके थिएटर करें, उनको देखिए, अब वो भी प्रभावित? प्रॉब्लम क्या है कि खास करके जो हमारी हिंदी पट्टी है, हमने आज तक दर्शक तो बनाए नहीं खास। वही 250-300 लोग ही घूम फिर के आके नाटक देखते हैं, और उसमें भी टिकट खरीदने वाले तो बहुत ही कम होते हैं।
सब पास वाले होते हैं या इनविटेशन कार्ड से आते हैं। तो जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का बच्चा निकलता है वो क्या करेगा? अगर हिंदी थिएटर करता है वो अपने शहर में जाके, अपने कस्बे में या शहर में, पहले तो वो उसको सुविधा नहीं मिलती है उतनी, न तो वहाँ हॉल है ढंग का, न आपके पास स्पेस ढंग का है, न रिहर्सल की स्पेस है, न टेक्निकल चीजों को छोड़ दीजिए, सेट लाइट कॉस्ट्यूम इनकी बात ही मत करिए। आप पहले तो देखिए स्पेस का टोटा है, फिर स्पेस मिला, आपने ग्रुप बना लिया, सब कर लिया, तो फिर मुश्किल होता है कि ऑडिटोरियम और कैसे शो करें हम, टिकट बिकेगा कि नहीं, पैसा घर से लगाना पड़ता है कई बार। तो ये एक प्रॉब्लम हिंदी रंगमंच में सबसे बड़ा है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जैसे बंगाल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहां थोड़ी सी सुविधा है कि वहां दर्शकों का प्रेशर है और दर्शक टिकट खरीद के आता है देखने नाटक, तो ये अंतर हो जाता है। तो छोटे शहरों का रंग जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलता है या ट्रेनिंग लेके निकलता है, वो उसका सीधा रुख होता है कि या तो महानगर में ही रहें और वहां पे या तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से वर्कशॉप्स मिल जाए, कुछ प्रोजेक्ट मिल जाए, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मिल जाए। बहुत कम लोग अपने शहर में वापस जाके पुनः जीरो से एक नाट्य संस्था बना के रजिस्टर्ड करा के काम करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। हमारे ही ग्रुप में तो कई लोग ऐसे थे जो मेच्योर थे, जिन्होंने अपना अपना ग्रुप बनाया। जैसे जनार्दन गए, एच जनार्दन, मैसूर में उन्होंने अच्छा थिएटर किया, बाद में डिपार्टमेंट भी वहाँ यूनिवर्सिटी का ज्वाइन किया। उसी तरीके से जोगिंद्रो है मणिपुर में, वो काम कर रहे हैं अच्छा, अपना नाट्य संस्था बना के अच्छा काम कर रहे हैं। मैं रांची में हूँ और पूरे झारखंड में काम कर रहा हूँ, बाहर भी जाता हूँ प्रदर्शन लेके, बाहर भी डायरेक्ट करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी रंगमंच को, खास करके भारत के हिंदी पट्टी हिंदी प्रदेशों में हिंदी रंगमंच को तो शौकिया रंगमंच के लोगों ने ही जीवित किया है और उसे संवर्धन दे रहे हैं, उसे विकसित कर रहे हैं। प्रोफेशनल लोग के लिए मुश्किल होता है छोटे शहरों में काम करना, क्योंकि जीविका चलेगी नहीं उनसे नाटक से। तो या तो प्रोफेशनल लोग, मेरे जैसे लोग जो जिनकी रोजी रोटी जो है यूनिवर्सिटी देती थी, तो या तो आपके पास इकोनॉमिकली आप बहुत मजबूत हो, घर से सपोर्ट हो, गांव में जमीन हो, राशन पानी सब गांव से आ जा रहा हो, या आपके पास नौकरी हो, या आप कोई बिजनेस करते हो छोटा मोटा और समय निकाल के फिर आप शाम को नाटक करते हो। तो ये एक समस्या हिंदी रंगमंच में है और ये शाश्वत है। उसके और भी शास्त्रीय कारण हो सकते हैं, जैसे कि हिंदी रंगमंच में क्या था कि जो बाहर से आयातित स्क्रिप्ट है, थोपी हुई स्थितियां, प्रोसीनियम थिएटर और रियलिस्टिक स्क्रिप्ट है ना। अगर मध्य युग की बात करें हम, भक्ति काल और मध्य युग की संस्कृत थिएटर के बाद की बात करें, तो वो जो मध्य युग में क्या था कि फोक थिएटर, ट्रेडिशनल थिएटर का जो एक्टर था वो जबरदस्त था। वो संगीत भी जानता था, नृत्य भी जानता था, अभिनय भी जानता था, और जो स्क्रिप्ट बनती थी वो कोई जरूरी नहीं कि वो स्क्रिप्ट लिखी लिखाई पहले से हो, वो इम्प्रोवाइज भी होती थी और बहुत सारी सूझबूझ से प्रत्युत्पन्न प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो दर्शकों को बांध लेता था। अब वो मादा आज के हमारे अभिनेताओं में कितना है वो आप सब लोग जानते हैं। तो वो भी एक कारण है कि हिंदी रंगमंच पॉपुलर नहीं हो पाया। हम लोगों की भावनाओं से, लोक से, जनता के साथ जुड़कर उनके सुख दुख और उनकी भाषा में, उनकी बोलियों में हमने नाटक नहीं किया। हमने बाहर से आयातित मोहन राकेश की स्क्रिप्ट कर ली, विजय तेंदुलकर की कर ली, या कृष्णवल सबकी, इस तरह से किया। तो ये भी एक रीजन है कि पॉपुलर थिएटर नहीं हो पाया। जिस तरीके से भिखारी ठाकुर ने अपनी लोक भाषा में, भोजपुरी भाषा में पॉपुलर किया, कुछ ऐसे ही करने की जरूरत आज भी है, तभी हिंदी रंगमंच को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से रोजी रोटी नहीं चलती नाटक से। सही है, क्योंकि जैसे कि आप झाड़ीपट्टी की बात करें तो उन्होंने अपने थिएटर को थोड़ा कमर्शियल बना लिया, ना गुजरात का कमर्शियल होता है, महाराष्ट्र का कमर्शियल होता है, लेकिन हमारी बेल्ट मतलब अगर दक्षिण भारत की बात करें तो कमर्शियल नहीं हो पाया। आज भी हम जहां से शुरू किए थे वहीं पे खड़े हुए हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि कैसे कमर्शियल बनाए।
इसीलिए लोग शायद भाग जाते हैं बॉम्बे की तरफ, क्योंकि टिकने के लिए कोई बेस चाहिए और बेस मिलता ही नहीं। हाँ, अब तो मान लीजिए बॉम्बे भी नहीं जा रहे, वेब सीरीज है दुनिया भर की, टेलीविजन के सीरियल्स है, बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए हैं। तो एक एक्टर को क्या चाहिए भैया? पैसा चाहिए, एक सम्मानजनक जीवन चाहिए, तो वो जाता है। सर आप अच्छे निर्देशक भी हैं, तो जब आप प्ले डायरेक्ट करते हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? मनोरंजन या नाटककार की बात, या आप अपनी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं रखना? देखिए, ये प्रश्न तो बहुत अच्छा आपने पूछा है, और बड़ा ये तो दर्शन से जुड़ा हुआ है, आपके जीवन दर्शन से जुड़ी हुई चीज है। देखिए, हृदय परिवर्तन जो है वो संतों की प्रक्रिया है, ठीक है। और जो है समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स है, विचारधाराएं हैं, वामपंथ है, दक्षिणपंथ है, राष्ट्रवाद है, गैर राष्ट्रवाद है, अंतर्राष्ट्रीयवाद है, जो भी कह लीजिए। तो वो परिवर्तन है। और विचारों में परिवर्तन वो कलाकार करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी प्रक्रिया में एक रंगकर्मी खड़ा होता है, जो कि अपना एक विचार देता है समाज के सामने, ठीक है। अब उस विचार को समाज माने या ना माने, तो एक तो ये बात होती है जो मेरे दिमाग में रहती है। दूसरी बात ये कि ये भारतवर्ष जो है ना, बात बतकही का देश है। आपको बता दें, यहाँ पे अगर आप ये चाहेंगे कि नॉन वर्बल थिएटर करें गांव में या रांची जैसे शहर में या छोटे शहरों में, ये तो रांची तो राजधानी है मान लीजिए, तो नॉन वर्बल थिएटर यहाँ नहीं चलेगा। लोग समझेंगे इन्हें थिएटर का संस्कार ही नहीं है लोगों के पास। तो ये बात बतकही वाला देश है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई स्क्रिप्ट, या तो स्क्रिप्ट लिखी जाए, जैसे हम लोग खुद लिखते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, या अगर बाहर की आयातित वेल मेड प्ले है तो उस प्ले में अपने यहाँ से लोकल लेवल पे हम क्या बदलाव कर सकते हैं जो कि लोकल लोगों को अट्रैक्ट करे। तो एक तो स्क्रिप्ट पर ध्यान देते हैं सबसे पहले, और उसके बाद क्या है कि उसमें कितना मनोरंजन तत्व है, प्रो ऑडियंस कितना है ना, एलिमेंट, एंटरटेनमेंट का कितना एलिमेंट है, फिर इमोशनल एलिमेंट कितना है उसमें, ये देखते हैं, ठीक है। फिर ये देखते हैं कि भाई कुछ बुद्धि के लिए क्या क्या कुछ संदेश क्या दे रहे हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल एलिमेंट भी होना चाहिए, क्या थीम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कथ्य हो, सुगठित कथ्य बनाए हम, स्टोरी लाइन बहुत जबरदस्त हो, एक स्टोरी जो है उल्टा पुल्टा भी हो, कोई जरूर नहीं कि ऑर्गेनिक थ्रेड हो एक बिल्कुल माला की तरह, बिगिनिंग मिडिल एंड, कोई जरूरी नहीं। आज की ऑडियंस तो बहुत ज्यादा पूरे परिवर्तन हो रहा है भारतीय मानस जगत में। तो कितने तरह के लोग सीरियल्स देख रहे हैं, कितने तरह के वेन्यूज हैं, बाहर की फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं। तो अब वो नहीं है कि एक धागे में पिरो कि आप बिगिनिंग मिडिल और एंड करें और क्लाइमेक्स दिखाएं। कथ्य सुगठित हो, स्टोरी लाइन बढ़िया हो, एंटरटेनमेंट वैल्यू हो, इमोशनल वैल्यू हो उसमें, इंटरप्रिटेटिव वैल्यू हो, इंटेलेक्चुअल वैल्यू हो। तो इस तरीके से इन सारी चीजों को लेके तब हम उस तरह के नाटक करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। मतलब सारे एलिमेंट उसमें, मनोरंजन का एलिमेंट भी हो, विचार का एलिमेंट भी हो, और प्लस आपके भी विचार कि आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे स्क्रिप्ट का सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से तो आप नहीं करते। फिर उसको सजाने का काम करते हैं हम लोग। अब उसमें लाइन, कलर, वॉल्यूम, टेक्सचर, कॉस्ट्यूम है, म्यूजिक है, सेट कितना मिनिमाइज कर सकते हैं कम से कम खर्च में, अगर सेट ना हो तो और अच्छा है, ताकि एक्टर को पूरा खुला स्पेस मिले। तो ये सारी चीजें उसमें जुड़ती जाती है। हाँ, क्योंकि एक्सप्लोर भी करता है आदमी धीरे धीरे। सर, प्रवीण गुंजन जी का एक सवाल था कि युवा पीढ़ी के बारे में कुछ बताएं, उनके लिए कि वर्तमान में सर युवा पीढ़ी की स्थिति के बारे में कुछ बोलें। अरे भाई देखिए, दो बातें हैं युवा पीढ़ी के लिए। प्रदीप गुंजन प्रदीप जी को नमस्कार, गुंजन जी को, प्रवीण गुंजन को। देखिए, दो बातें हैं। एक तो सबसे पहले मैं युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ के कहूंगा
कि आप तुरंत जजमेंट पास मत करिए। हर चीज में आप जो है पता नहीं क्या हो गया है, फेसबुक से लेके सब जहां देखो व्हाट्सएप फेसबुक पे आप तुरंत जजमेंट पास कर देते हैं युवा पीढ़ी। पेशेंस नहीं है, थोड़ा धैर्य रख के काम करिए, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि हमारे समय में तो कमिटमेंट था ना लोगों का थिएटर में। आज जो युवा पीढ़ी आ रही है वो बड़ा शॉर्टकट में चाहती है कि वो जल्दी से 2 नाटक करें 3 नाटक करें, उनका एमपीएचडी में हो जाए, बीएनए में हो जाए, या जो है 6 नाटक कर लें और एनएसडी में हो जाए। बस ड्रीम है एनएसडी रंगमंच में, क्योंकि एनएसडी ही जो है उनको लगता है कि वो बुलंद दरवाजा है फिल्मों में घुसने का, इंडस्ट्री में जाने का, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट है, पर थिएटर में अगर आप हैं तो भाई थिएटर में कम से कम आपको 10 साल तो देना है। 8 से 10 साल आप दें, 6 साल 8 साल 10 साल दें, और तब फिर आप एक स्थिति में आते हो अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करो। कोई जरूरी नहीं कि एनएसडी ही जाओ। एनएसडी में क्या होता है, अब आजकल तो कहना नहीं चाहिए, एनएसडी में अभी जिस तरीके की पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई बहुत संतोषजनक नहीं है। उसको बनाने की जरूरत है। तो आप अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करिए। अब बेगूसराय तो मैं 2 वर्कशॉप कर चुका हूँ, एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का भी किया है, एक एनसीजेडसीसी का। जो आग है बेगूसराय में, और जो वहाँ डायरेक्टर्स हैं, जो तमाम लोग निकले वहां से एनएसडी से, प्रवीण तो वहां काम ही कर रहे हैं। तो प्रवीण जैसे लोगों के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो 5 साल काम करिए उस रेपेट्री में, 4 साल 5 साल काम करके तब आपको लगेगा कि हाँ भाई अब ये ठीक है, अब हमको अगर कहीं ट्रेनिंग लेने और फर्दर जाना है तो हम जाएं, और नहीं तो हम फिर बॉम्बे भी जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कांटों का है, कंट का किरण मार्ग है, कांटों का मार्ग है। अगर रंगमंच में या फिल्मों में या इस लाइन में अगर आप आते हैं तो आप देख लीजिए कि ये बिल्कुल कांटों का ताज है, कांटों का मार्ग है। दूसरा, आप चुप रहिए, मौन रह के शांति से साधना करिए, जजमेंट मत पास करिए हर चीज में। हर चीज में आप जजमेंट पास करेंगे, डायरेक्टर से बहस करने लगेंगे, एक्टर से बहस करेंगे तो नहीं। आप सीखने के लिए आए हैं तो आप पहले सीखिए, लॉजिकली बात करिए। तो ये मेरा युवाओं से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है, आह्वान है कि इस पे काम करें आप। और सबसे ज्यादा ये भी जरूरी है कि जब आप थिएटर में आ रहे हैं या एक्टिंग में आ रहे हैं तो पढ़ना जरूरी है। बगैर पढ़े गुजारा नहीं है। पढ़ने का मतलब है कि हर चीज को आपको पढ़ना है, न केवल पॉलिटिकल पढ़ना है, न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ना है, कहानी कविता उपन्यास हर चीज जो हर बड़ा बुजुर्ग कहता है। इसमें ये बहुत घिसा पिटा संवाद है कि हर बड़ा बुजुर्ग कहता है कि भाई अगर अभिनय करना है या रंगमंच में आना है, थिएटर में करना है, थिएटर वर्कर बनना है, डायरेक्टर बनना है, तो भाई पढ़ना पड़ेगा आपको। और पढ़ने के साथ साथ ऑब्जर्व करना है समाज को, आपके जितने पास पड़ोस का समाज है, विश्व का समाज है, आपके शहर का समाज है, मोहल्ले का समाज है ना। ये पूरे समाज को ऑब्जर्व करके युग को समझना पड़ता है कि ये युग क्या कह रहा है? युग का थ्रस्ट क्या है, इस प्रेजेंट एज का थ्रस्ट क्या है, उसको पकड़ना पड़ता है। तब शायद आप बहुत अच्छे बेहतर अभिनेता बन सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है, आपने तो मतलब इतनी सारी वर्कशॉप्स किए हैं, एनएसडी के इंटरव्यू में भी होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि दिन प्रतिदिन जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है, वो कैसा होना चाहिए वहां पढ़ाई का स्टैंडर्ड? और आपने तो पढ़ा भी है, तो आपने जब पढ़ा और आज की स्थिति में क्या बदलाव देखते हैं, वो कैसे बदलाव आया है? एक बात तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तो पूरे एशिया में, वर्ल्ड में, हम लोग एक दिन रैंकिंग देख रहे थे, विद इन 10 आता है, ठीक है ना। एशिया में आप समझ लो फर्स्ट ही होगा संभवतः। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ये उम्मीद की जाती है कि वहां जो भी स्टाफ हो वो परमानेंट स्टाफ हो। ये जो एडहॉकिज्म चल रहा है ना कि 1.5 साल से 2 साल से जो है न चेयरमैन है वहां, न जो है डायरेक्टर है फुल टाइमर, आप जो है प्रभारी निदेशक के भरोसे चला रहे हैं, प्रभारी जो है चेयरमैन बना के चला रहे हैं, किसी को भी बुला देते हैं पढ़ाने के लिए आप। अब बोलना तो नहीं चाहिए, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद चमन को करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा।
तो आप देख लीजिए कि जो विषय के इन डेप्थ नॉलेज वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को तो आप बुलाते ही नहीं। अरे आप कुछ नहीं तो जो रिटायर्ड टीचर हैं हमारे, ऐसे लोगों को बुला लीजिए ना आप, उनको बुला के भी तो पढ़ा सकते हैं आप। जो आप ये देखिए कि कौन कौन से लोग हर जो भी सब्जेक्ट है सेमेस्टर सिस्टम में, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके सिक्स सेमेस्टर तक प्रोडक्शन, और ये तो ऐसे कौन कौन है जो बेस्ट टीचर हैं, उन टीचर्स को ना आप बुलाइए। लाइट के लिए कौन अच्छा टेक्निकल है पढ़ाने वाला, कुछ तो आपके यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर है। हमारे दिनेश जी तो बहुत अच्छा, उनके बहुत रेपुटेशन है हमारे दिनेश खन्ना जी का। हमारे अभी जो प्रेजेंट क्या नाम है उनका, अभिलाष पिल्लई का, ठीक है, शांतनु का वेस्टर्न ड्रामा पढ़ाने के लिए, अभिलाष पिल्लई का प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोडक्शन के लिए। तो कुछ तो बहुत ही अच्छे हैं जो परमानेंट टीचर हैं, लेकिन बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी हुई है। उनका क्या है, उनको आप जल्दी भरे, सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पे कि ये जो एडॉकिज्म है इसको खत्म करें। और जो विजिटिंग प्रोफेसर्स आ रहे हैं, जो विजिटिंग एक्सपर्ट आ रहे हैं, चाहे वो आईसीसीआर के थ्रू आए, चाहे वो विद इन इंडिया हमारे जो डीन एकेडमिक्स और हमारे प्रेजेंट डायरेक्टर्स तय करें, वो बैठ के तय करें कि किसको बुलाना है, जो कि बच्चे को एक विजन दे, हमारे विद्यार्थियों को एक विजन मिले। क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक आदमी के की वजह से इमेज उसकी नहीं बनी है, तमाम लोगों के का सहयोग रहा है, तमाम लोगों का योगदान रहा है जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकल के चाहे वो कहीं गए, फिल्म इंडस्ट्री में गए, चाहे टेलीविजन इंडस्ट्री में गए, चाहे वो थिएटर में गए, हर जगह उन्होंने एक जबरदस्त अपना खूंटा गाड़ा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के। आज हमारे प्रवीण गुंजन जैसे लोग हैं, वहाँ बैठा हुआ है अपना जोगिंद्रो बैठा हुआ है वहाँ मणिपुर में, रिमोट एरिया में काम करने वाले लोग हैं। पटना में कर रहे हैं लोग हमारे कई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक अच्छा काम कर रहे हैं। पुंज प्रकाश हैं, संजय उपाध्याय हैं, बहुत सारे लोग, आप कितने लोगों का नाम गिना है। फिर वो उड़ीसा में कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। तो इन लोगों की खून और पसीने की कमाई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का वो इमेज डेवलप हुआ है इस वजह से। तो अच्छे टीचर्स आए, खूब बढ़िया पढ़ाने वाले लोग आए, अच्छे एक्सपर्ट आए, जो बिल्कुल बच्चे को जो है बच्चा समझ के उसको ढंग से पढ़ाए, केवल वो टाइम पास करने के लिए नहीं कि चलो जी अब पहले क्लास में क्या होगा भैया, तो पहले सबका नाम पूछा जाएगा। अब 27 लोगों का नाम पूछे आप 2-2, 3-3, 4-4 मिनट, तो पहला दिन तो निकल गया नाम में। अरे भैया नाम क्यों पूछ रहे हो, 15 दिन पढ़ा रहे हो, तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कौन क्या है, कहाँ से आया है, क्या है। बाद में आप बात कर लो, लंच टाइम में बात कर लो, लीजर आवर में बात कर लो, आप सीधे टू द पॉइंट पढ़ाओ लोगों को और नॉलेज दो अच्छे से, उनसे काम कराओ बेहतर। तो ऐसे टीचर्स की जरूरत है, बेहतर टीचर्स की। और परमानेंट जो पोस्ट पड़ी हुई है वो सारे पोस्ट को जितनी जल्दी, अगर डायरेक्टर, सुना है डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, मतलब वो निकला हुआ है, विज्ञापन निकला था और अपॉइंटमेंट जल्दी ही होगा, तो डायरेक्टर आ जाए, या सुरेश जी हैं अभी अच्छा चला रहे हैं, सुरेश जी करें और लोग करें, एक परमानेंट टीचर्स जो पोस्ट खाली है वहां पे अच्छे टीचर्स आए और बेहतर से बेहतर शिक्षा, रंगमंच की शिक्षा हमारे नए युवा साथियों को मिले। सर गगन मिश्रा का एक क्वेश्चन है कि मलकानी सर, मेरा भी सवाल है, ये व्यवसायिक रंगमंच क्या है? दूसरी बात, आज जब थिएटर काफी डेवलप कर गया है, ऐसे में क्या फुल टाइम रंगमंच को किया जा सकता है सर्वाइवल के अनुसार भी? देखिए ये तो शहर शहर पे डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता कि रंगमंच, हिंदी पट्टी में तो रंगमंच डेवलप नहीं हुआ है, माफ करिएगा भाई हैं। अब आप बनारस में चले जाइए, बनारस में रंगमंच करके आप सोचिए कि आप अपना मकान दुकान सब बना लेंगे, बिजली बिल दे देंगे और पेट्रोल का भी दे देंगे, खाना पीना भी हो जाएगा, बच्चों की फीस हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है, नहीं होता। ये हम मुगालिते में है कि जो है बेहतर रंग का कुछ जगह हो गया है, अब चंडीगढ़ में हो सकता है अच्छा हो, बंगाल तो आई है अपना, बंगाल में तो फुल टाइमर्स बहुत सारे लोग हैं, थिएटर करने वाले लोग, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तो वैसी जगह संभव है। लेकिन बलिया में सोचिएगा आप कि हो जाए, या बनारस में हो जाए, या रांची में हो जाए, या कहीं भी हो जाए,
तो बगैर सरकारी सहायता के, वित्तीय सहायता के रंगमंच संभव नहीं होता है, बड़ी कठिनाई होती है। एक उम्मीद थी सीएसआर के थ्रू, जैसे अरविंद गौड़ कर रहे हैं दिल्ली में, हैं, बगैर सरकारी सहायता के वो, लेकिन कंपनियों से और स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो या तो आप इतना स्ट्रगल करके इस मुकाम पे पहुंच जाए कि आपको टाटा जैसे और अडानी जैसे और किर्लोस्कर, बजाज जैसे और तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं मल्टीनेशनल, उनसे, रिलायंस, इनसे आपको वो विज्ञापन मिले, या इनसे आपको सीएसआर के तहत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपको धन मिले, तभी हो सकता है। नहीं तो अब क्या है, अभी जितनी भी रेपेट्रीज चल रही हैं वो मैक्सिमम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सैलरी ग्रांट पर चल रही है। एक इंडिविजुअल ग्रांट था, अच्छी अच्छी चीजें थी, कुछ अच्छे नाटक देखने को मिल जाते थे ग्रुप से हट के, इंडिविजुअल, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। दिनों दिनों सरकार भी जो है वो आर्ट एंड कल्चर को ऐसा लगता है कि बहुत नीचे के पांवदान पे, बहुत लेस प्रायोरिटी लेवल पे रख रही है। तो बड़ी दुखद स्थिति है, खास करके हिंदी क्षेत्र में काम करने की। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें रिसोर्सेज को टैप करने के लिए, अगर गगन जी जैसा बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज को किस तरीके से हम टैप करें, कहाँ कहाँ से टैप करें, इस पर एक गहन चिंतन की जरूरत है। और रिसोर्सेज अगर आपको मिलते हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप मिलती है, कंपनीज पैसा लगाती हैं, आपको देती हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, तो फिर आप कहीं कुछ थोड़ा सा सरवाइव कर सकते हैं। सर ऐसा नहीं लगता कि मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि टिकटेड शो का ना होना, कि हम टिकट शो करते नहीं, उससे क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है कि जो हमारा क्वालिटी थिएटर वो बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि थिएटर हो रहा है लेकिन क्वालिटी थिएटर की बात कर रहे हैं जैसे, तो वो क्वालिटी थिएटर का कोई मापदंड नहीं है। मतलब आपको ऐसा नहीं देखिए लगता होता टिकटेड क्या शो है ना ना कि होना? या तो, हाँ, या तो समाज की जो समुदाय की जिस समाज में है आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप उस टारगेट ऑडियंस जो समाज है उनकी चेतना क्या है, उनकी सांस्कृतिक दृष्टि क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनकी बोली क्या है, और फिर अ, अ, वो जो उनकी जो अवचेतन की धाराएं हैं, सबकॉन्शियस की जो प्रच्छन्न धाराएं, हम तो कहते हैं ना कि रंगमंच क्या है, रंगमंच क्या है, रंगमंच प्रच्छन्न को, प्रच्छन्न पर्दे को हटाना है ना, जो हमारे दिमाग का पर्दा है उसको खोलना है, ठीक है ना। तो समुदाय की चेतना के साथ, उनकी भाषा और बोली और उनके संवेदनाओं के साथ जब हम चलेंगे, तभी तो रंगमंच पॉपुलर होगा। हम कहाँ कर पाते हैं ना। एक तो हिंदी रंगमंच का लेखक कुछ है, निर्देशक कुछ है, लेखक कुछ भी लिख के दे दिया, वो मंडली के साथ जुड़ के तो लिखता नहीं है कि जैसे कि वो समझे मंडली को, मंडली में कैसे एक्टर्स हैं, उनके क्या टैलेंट है, उसको समझ के लेखक और निर्देशक के परस्पर सहयोग से नाटक लिखे जाए, अभिनेताओं के परस्पर सहयोग से लिखे जाए, और तब वो पॉपुलर हो सकता है नाटक। तो वो एक स्थिति है। सर आपको याद होगा मतलब कि आप कौन से नाटक से बहुत प्रभावित हुए, जो आपने देखा बहुत आपको अच्छा लगा, मतलब जब आप स्टूडेंट थे और जब आप बाहर आए, तो ऐसा कोई नाटक तो आपको भी बड़ा प्रभावित किया होगा, आपका भी कोई नाटक जो आपको बहुत प्रभावित करता है, जिससे अब आपने देखिए ये, लगातार बहुत सीखा हो? देखिए ये प्रश्न का उत्तर तो देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग अपने ही काम को जो है वो नकारते भी रहते हैं, ठीक है ना। जी जी इतने नाटक देखे हैं देश दुनिया में, इतने जी। नाटक देखे हैं कि अब ये बताना बड़ा मुश्किल, और ये झगड़े वाली बात हो जाएगी ना कि कौन सा नाटक अच्छा लगा और कौन सा नहीं लगा, बेस्ट नाटक नहीं नहीं आपका क्या है। सब नहीं, नाटक अच्छे जैसे लगते हैं। जैसे हम्म। मैं बड़ा प्रभावित हम्म। हुआ था रतन टाटा जी से, कि अगर हाँ मैंने लाइट हाँ। अडॉप्ट किया तो रतन दास जी से हम्म। बहुत प्रभावित हुआ। उनका जब नाटक देखा उत्तर हम्म। प्रदर्शी या अंधा युग, उसने बड़ा प्रभाव डाला कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हम्म। हो सकता है, ऐसे लाइट कैसे हो सकती है, ऐसे कैसे बन सकता है, पूरा जगह ही हम्म। कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी एक हम्म। छाप हमेशा दिमाग में रहती है सर, कि हम्म। मतलब एक प्रभाव पड़ा उनका। तो ऐसा कुछ प्रभाव हम्म। तो पड़ता है क्या ना सर? देखिए हमारे समय में क्या था कि हम लोगों के जो मॉडल थे वो रतन श्याम भी थे, बंसीदा भी थे, बंसीदा के भी नाटक देखे, उनका तुक्के पे तुक्का बहुत अच्छा लगता है, और वो एकदम बिल्कुल जुड़ता है
समाज के साथ जुड़ता है वो। खेल गुरु का उनका, ये सब समाज से जुड़ने वाली चीजें हैं। रतन श्याम का चक्रव्यूह देखा, अंधा युग देखा, ठीक है ना। भानु भारती का पशु गायत्री, भानु भारती का अक्ष तमाशा जबरदस्त नाटक रहा है उनका, वो भी देखा हम लोगों ने। तो इस तरीके से शाहजी का सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स रेपेट्री में, तुगलक, रेपेट्री के तमाम प्रदर्शन हम लोगों ने देखे। तो एक तो रेपेट्री के सारे नाटक उस जमाने के बहुत जबरदस्त होते थे। हाँ सर, एक जमाना था जब नाटक हाँ, अद्भुत से, चाहे वो महाभोज हो, मुख्यमंत्री हो, तुगलक हो, ये सारे नाटक। और हाँ, जितने भी है, बहुत सारे नाटकों का तो नाम भी याद नहीं रहता। जसमा उडन देखा हम लोगों ने। तो ये सारे नाटक जबरदस्त होते थे। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन से डायरेक्टर का कौन सा नाटक बेस्ट है, ये नहीं कह सकते। सब नाटक अच्छे थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो देखा। बाहर से शेक्सपियरियन कंपनी जो आती थी ट्रैवल करने, उनके नाटक शेक्सपियर के भी देखा हमने। वो भी नाटक अच्छे लगे। खुद मैं जब इंग्लैंड में था तो मैं ग्लोब थिएटर जाके 2-3 नाटक देखा वहां पे, शेक्सपियरियन नाटक। शेक्सपियर के गांव में जाके, स्ट्रैटफोर्ड में जाके वहां भी नाटक देखा। तो बहुत सारे नाटक देखे हैं। ये बड़ा मुश्किल है कि बताना कि कौन सा नाटक अच्छा है कौन सा नहीं। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे एक नाटक करके बड़ा ही संतोष हुआ था। पुरानी बात है, लहरों के राजहंस, मैंने 88 में किया था। मोहन राकेश का वो नाटक 88 में किया था। और उसके बहुत सारे शो, बनारस में शो किए था, इलाहाबाद में किया था, लखनऊ में किया था, रांची में किया था, देहरादून में भी करना चाह रहा था, लेकिन उस जमाने में देहरादून में वो शो मेटलाइज नहीं हो पाया। तो उसके बहुत सारे करीब 8-10 शोज किए थे। वो नाटक मुझे बहुत सेटिस्फाइड किया। और उसमें जो हमारे हॉरन ठाकुर जो हमारे सेट करते थे, वो शांति निकेतन के प्रोडक्ट हैं वो, और हमारे बहुत सारे नाटकों का उन्होंने सेट उस जमाने में किया। तो उन्होंने सेट भी जो इतना कम पैसे में और धागों से बनाया, मोटे सूते वाले धागे होते हैं ना, जैसे वो पतंगबाजी होती तो उसमें सद्दी चढ़ता है ना, एक तो आगे रहता है और नीचे तो सद्दी जैसे धागों से उन्होंने जो है जो जो सिंबॉलिक सेट बनाया था, वो भी बहुत जबरदस्त था। वो एक नाटक से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और एक नाटक जो मैंने खुद लिखा, झारखंड की मिट्टी का हूँ तो झारखंड के मिट्टी का भी तो कर्ज उतारना है ना। तो झारखंड की धरती पे जो हम तो मानते हैं कि 1857 हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो उसके पहले झारखंड के इतिहास तो लिखा ही नहीं गया कभी, क्योंकि तो अंग्रेजों ने भी कहा, बाद के लोगों ने भी कहा कि ये जंगल स्टेट है, ये फॉरेस्ट स्टेट है। तो झारखंड में 1831-32 सरदारी आंदोलन, और फिर 55-56 सिद्धू कानू के आंदोलन से लेके, और फिर 1857 को लपेटते हुए अप टू 1900 बिरसा मुंडा तक, 1900 में उनकी मृत्यु हुई, अंग्रेजों ने जहर दिया, वहां तक की हिस्ट्री को समेट के एक पूरा एक नाटक हमने लिखा है। और उसमें शुरुआत की कि झारखंड कैसे बना, झारखंड नाम किसने दिया। तो 14वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन पुरी के से वृंदावन जा रहे थे और जब लौट रहे थे, तब उन्होंने इस प्रदेश, इस जंगल झाड़ को देख के झारखंड कहा। अयः पात्रे पयः पानम शाल पत्रे च भोजनम, इस तरह का उन्होंने एक श्लोक बोला। तो इस तरीके से वो एक नाटक हमने लिखा, उल गुलान का अंत नहीं, ये नाटक, जिसका अभी मिनर्वा थिएटर में पिछले अभी फरवरी में शो भी हुआ था 2020 में। तो उस चूंकि मैंने लिखा है और बड़ा रिसर्च करके लिखा है और उसमें गाने भी हैं, सब है, तो वो नाटक मुझे बहुत सेटिस्फाइड करता है। और मैं चाहूंगा कि वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से छप भी जाए वो नाटक। नहीं, जरूर छपेगा, क्यों नहीं छपेगा, आप तो इतने सीनियर हमारे हैं। सर, काफी समय लंदन में रहे, तो लंदन क्या प्रभावित नहीं करता कि वहां जिस तरह का थिएटर होता है, जिस तरह का रंगमंच होता है, वहां तो छोटे से एरिया में छोटी छोटी जगह पे ऑडिटोरियम है, हर बगल बगल में ऑडिटोरियम है, और जितना भी रंगमंच होता है कॉमर्शियली होता है, मतलब वहां फ्री का तो कुछ है ही नहीं। तो क्या वो प्रभावित नहीं करता कि वैसा कुछ इंडिया में भी होना चाहिए,
जिस तरह से उन्होंने अपना एक हब बना रखा है, क्योंकि आप इतने समय एक रहे। चीज अब तो ऐसा है कि ये जो कोविड-19 का ये जो चल रहा है महामारी, महामारी के बाद तो अब हम लोग को सोचने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि मान लीजिए थिएटर हॉल नहीं खुलता है, अभी ये कितने दिन चलेगा कुछ पता ही नहीं है, क्या होगा कुछ पता ही नहीं है। तो अब तो ऐसा लगता है कि अगर थिएटर को बढ़ाना है तो ड्राइंग रूम थिएटर, इस तरह का जो इंग्लैंड का फॉर्मेट है कि नीचे रेस्टोरेंट चल रहा है और ऊपर रिहर्सल भी हो रहा है और 20 लोगों के बैठने की जगह भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल, अब राधा तो राधा जहाँ सिनेमा तो हाँ, ऐसे ही होता है, छोटा अब छोटा तो जगह बना रखा। हाँ हाँ हाँ, कैंप वो लंदन का वो खास इलाका है, मैं भूल रहा, कैंप डाउन या ऐसा करके कुछ है नाम। वो इलाके में मैं रोज जाता था, हर 2 दिन 3 दिन पे एक दिन पहुंच जाता था मेट्रो पकड़ के, तो कभी बस पकड़ के। तो उस तरह का कंसेप्ट अब इंडिया में भी लाना होगा, स्टूडियो थिएटर का कंसेप्ट, ड्राइंग रूम थिएटर का कंसेप्ट, टेरेस थिएटर का कंसेप्ट। और वहां आप टिकट लेके दिखाइए, आप 20 लोग आएंगे, टिकट रखिए आप, और मंथ में एक नाटक करिए, उसके 4-5 शोज करिए, सैटरडे संडे कर सकते हैं हम लोग। इस तरह के प्रयास में हैं और ऐसा करना चाहिए, तब शायद एक ऑडियंस बने, हमारी अच्छी ऑडियंस बने, और फिर वो माउथ पब्लिसिटी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं, ये हो सकता है। इस तरह की चीजें करनी चाहिए, हैं, क्योंकि क्योंकि देखिए सर, बोलिए, जी सर, जी कुछ सर, बोल जी रहे सर, थे। जी। नहीं, मैं ये कह रहा था क्योंकि मैंने बचपन में एक प्ले का नाम सुना था, माउस ट्रैप, और मैं जब गया हाँ तो मैं 40 साल हो चुके थे, तो 40 साल हाँ बाद गया तो मैंने कहा मुझे वो देखना है, तो पता चला उसका हाँ हाउसफुल है। इस समय भी नाटक जो रेगुलर होता है, रोज होता है, हाँ और वो हाँ, 65 मैंने साल से देखा, मैंने लगातार। 35 पाउंड, 35 पाउंड में टिकट खरीद के देखा माउस ट्रैप। आप जी बिलीव नहीं करोगे, 35 पाउंड का टिकट मिला, 10 पाउंड वाला बिक चुका था, सब हो चुका था। बड़ी मुश्किल से जब उनको दुनिया भर का बहस वहस किया कि भाई हम तो वहां से आ रहे हैं, ऑल द वे कमिंग फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंडिया, एनएसडी, एनएसडी के नाम पे वो बेचारा फिर बिजनेस मैनेजर ने उसने दिया टिकट 35 पाउंड का। तो माउस ट्रैप चल रहा है, अभी भी चल रहा जी है ना। एक वो उनका प्ले है, वो कौन सा प्ले है याद नहीं आ रहा है, ओपेरा है, जी हाँ। फेमस ओपेरा है, आ, क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ अभी, फैंटम, जी, फैंटम, फैंटम है फैंटम ना। ऑफ ओपेरा। हाँ हाँ, हाँ, फैंटम वो ऑफ ओपेरा। देखा मैंने। हाँ, फैंटम का हमने 1000वां शो देखा, एक जी हजार था या 1500वां शो था, वो देखा बिल्कुल। हमने। और वो हमने देखा बर्मिंगम में, फैंटम। जी बर्मिंगम गया हुआ था कुछ दिन के लिए, वहां पता लगा कि बर्मिंगम थिएटर रेपेट्री है वहां, तो वहां देखा मैंने टिकट खरीद के। तो बहुत सारे प्लेज हैं चल रहे हैं। अब हमारे यहाँ भी तो कुछ प्लेज तो थे, जैसे घासीराम कोतवाल जो मराठी में हुआ, जब्बार पटेल वाला, उसके बहुत सारे शोज हुए, 500 के लेकिन कितने जब शोज हुए ऐसा नहीं लगता कमर्शियल। वहां एक्सपीरियंस के बाद, ऐसा नहीं लगता कि दिक्कत ये होती कि हम एक प्ले बनाने के बाद रेगुलर शोज नहीं कर पाते, एक शो कुछ शो के बाद बंद हो जाता है, कि मतलब को हर स्टेट में ऐसी कोई जगह हो जहां पे कि हर सैटरडे संडे शोज होते रहे लगातार, क्योंकि लगातार कहीं शोज नहीं होते, एक महीने हम्म में एक हुआ उसके बाद वो बंद हो जाता है। तो आदमी अगर कोई नया आता है तो उसके लिए कोई चीज नहीं उस शहर में फिल्म के अलावा, कि अगर हम्म एक ऑडिटोरियम हो वहां लगातार शोज हो तो आदमी जाना शुरू करेगा, कि एक हम्म नाटक की शोज लंबे चले। हम्म। ऐसा नहीं लगता कि ये सारी देखिए दिक्कतें हैं कि हम लगा। देखिए पटना में तो कालिदास रंगालय, वहाँ तो अक्सर महीने में मुझे लगता है कि हमेशा शोज चलते रहते हैं। लेकिन सर नए बेगूसराय नए में इन शोज लोगों ने, हाँ, नए 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 शोज। नए 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 नए, हर 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 वीक में जो है नाट्य संस्थाएं, अलग अलग नाट्य संस्थाएं आके अपना करें, इस तरह की कोशिश। ये तभी संभव होगा जब आपको हॉल सस्ते में मिले, 1500 जी 2000 मैक्सिमम, 4000 3000 4000 5000 भी नहीं, 3000 4000 में मिले, और कम से कम 8-10 लाइटें मिल जाएं। कुछ लाइटें आप ग्रुप से खरीद लेते हैं कैसे भी, चंदा चिट्ठा करके या ग्रांट वगैरह लेके, इक्विपमेंट ग्रांट वगैरह लेके। तो इस तरीके की शुरुआत
होनी चाहिए। पर हमारे शहर में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यहाँ ऑडिटोरियम है ही नहीं। जो भी है वो तबेला है, और वो तबेला क्या है, वो पब्लिक सेक्टर का तबेला है, और वो लोग देते नहीं है, देना चाहते ही नहीं। ये बड़ा मुश्किल है। अभी एक हल्ला गुल्ला करने के बाद पिछले 2 साल से बन रहा है, और लगता है अगले 2021 में बन जाना चाहिए। रविंद्र मंच बन रहा है, रविंद्र भवन यहाँ बन रहा है। तो शायद रविंद्र भवन में उसमें कई स्टूडियो थिएटर भी बनने की बात है, बन रहा है। तो शायद कुछ स्थितियां सुधरे यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ है ही नहीं। एक ऑड्रे हाउस है, अंग्रेजों के समय का, ऑड्रे साहब के समय का, गवर्नर हाउस से बगल में है सटा हुआ, उसका ओपन एयर है। अब सोचिए वहां कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। 12,000 रुपए किराया है पर डे। अब 12,000 कहाँ से देगा आदमी? बड़ा मुश्किल होता है 12,000 रुपया देना। 300 किया, 400 किया तो पता लगा कि 12,000 उनका किराया है। फिर लाइट का आप 50,000 रुपया दे दीजिए, फिर टेंट से ले आइए, कुर्सी, ये वो, सेट का अलग खर्चा। तो हम लोगों ने तो वहां जब भी किया है तो कम से कम 4 लाख रुपए से कम में खर्च में हुआ ही नहीं है नाटक। 3 से 4 लाख खर्च होना ही होना है ग्रुप का पैसा, पॉकेट से भी कई बार देना पड़ता है। तो अब जैसे बेगूसराय में दिनकर भवन है, अच्छा है, अब पता नहीं अभी उसकी क्या स्थिति है। कई कई छोटे शहरों में है, जमशेदपुर में हमारे है, वो मिल जाता है, लेकिन अभी सुन रहे हैं कि उसका भी किराया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। मिलानी हॉल तो वैसे ही हॉल है वहाँ का, माइकल हॉल है, वो मिल जाता था। पर वो थिएटर के हॉल नहीं, वहाँ आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है चीजों को, ढंग का कोई ऑडिटोरियम नहीं। तो मुझे तो लगता है कि अब तो आप जैसे, अब हम क्या करते हैं, अब हम हॉल में करना छोड़ दिया है हमने। हम स्पेस अपना खुद डिफाइन करते हैं। कोई जगह ले ली, एक आंगन ले लिया, किसी का कुछ ले लिया, ठीक है, और धर्मशाले का बड़ा आंगन है उसको ले लिया, अपना काला कर्टेन पूरा लगाया चारों तरफ से, जी और शुरू हो गए। स्पेस को अपने आप डिफाइन कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। तो अब तो उस तरह का माहौल आ गया है कि आपको खुद स्पेस को डिजाइन करना है, और गांधीवादी तरीके से सस्ता सुविधा में आपको नाटक करना है और लोगों को जी दिखाना है कम से कम खर्च सुदेश में, जी। तभी नाटक का भविष्य है। क्योंकि अब ऑडिटोरियम की चाह ही नहीं रह गई है हम लोगों को। इतना परेशान हो चुका है आदमी ऑडिटोरियम को लेके, इतना पैसा खर्च कर चुका है ऑडिटोरियम में शोज करने के लिए। सर आपने एक किताब, मतलब मुझे तो एक किताब ही पता है, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। एक किताब मैं इसलिए नहीं कह नहीं, रहा हूँ बहुत क्योंकि वो सारी नहीं लाइट, लिखी है। अच्छा, मुझे मुझे एक किताब पता है, वो लाइट के ऊपर, जो आपने अनुवाद किया। तो वो हाँ, कब आपके दिमाग में आया कि लाइट के ऊपर कोई किताब नहीं है और इसका हिंदी में किया जाए, कि हिंदी प्रदेश के लोगों के पास लाइट के लिए पढ़ने को कुछ नहीं होता, देखिए है ना, ऐसा क्योंकि था कि बहुत वो सर को, हम्म, तो उससे पहले वही एक नहीं इंग्लिश की वो किताब थी। देखिए वो ऐसा था कि दास गुप्ता दादा हमारे लाइट के टीचर थे। हम लोग तो मतलब बहुत लकी हैं, जीवन में अच्छे शिक्षक मिले, अच्छे गुरु मिले। तो दास गुप्ता दादा ने हमको कहा कि मलकानी तुम हमारी किताब का ट्रांसलेशन करो। उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट जी किया। हालांकि उनके जीवन काल में पता नहीं वो देख पाए कि नहीं, नहीं मालूम मुझे। और मैं लग गया। तो लगने के लिए ये था कि भाई स्कूल से मिले वो, स्कूल बोले हमें, रिक्वेस्ट करे, हमने वो प्रपोजल दिया। फिर स्कूल ने एक्सेप्ट किया। तो उसमें समय लग गया, 3-4 महीना, 2 या 3 महीना लग गया। उसके बाद फिर लाइट की किताब दादा ने दी मुझे कि ये किताब लो। फिर हमने ट्रांसलेट किया पूरा किताब। और उसके बाद फिर दादा बोले कि उसमें एक चैप्टर जो हमारे इसमें नहीं है, नए अंग्रेजी के बुक में नहीं है, इंग्लिश बुक में नहीं है, वो भी तुम कर दो। बनारस का फ्लोटिंग थिएटर जो है, बनारस का फेस्टिवल का, लाइटिंग का। तो फिर उन्होंने अलग से वो चैप्टर दिया हमें अंग्रेजी में लिख के, और ड्राइंग वगैरह बना के। फिर वो अंग्रेजी वाली पुस्तक में नहीं है, लेकिन हिंदी में हमारे ट्रांसलेशन में वो है, काशी का वो फ्लोटिंग थिएटर, जो नाव पे होता है, बजड़ों पे होता है, और वहाँ कैसे लाइट दादा ने की थी। तो उसमें वो बहुत उन्होंने चेंजेस दिया। हाँ, है, तो एक तो दादा ने एक्स्ट्रा कहा, बात। दूसरे हमारे इस किताब को प्रेरणा दिया उस समय बज्जू बाई थे डायरेक्टर। तो बज्जू सर ने बोला कि तुम मलकानी ये काम करो।
तो मैं यहाँ कॉलेज से छुट्टी लेके गया हुआ था, 1 साल का लियन पे था, छुट्टी ले लिया था लीव विदाउट पे। तो मैं थिएटर वहाँ कर रहा था, श्री राम सेंटर में भी पढ़ाने जाता था, वहाँ भी एक प्ले किया। तो हमारे अभाव की वो यात्रा है। बज्जू भाई ने कहा कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम ये करो ट्रांसलेशन। तब हमने उस ट्रांसलेशन को किया। क्योंकि सर नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि हिंदी में कुछ नहीं था उससे पहले। हाँ पहली नहीं किताब था, आई और जो ज्ञान भाई खुद भी पीछे लगे रहे, रोज पूछते थे ज्ञान भाई जो वहां थे लाइट में हमारे, तो ज्ञान भाई पूछते कितना कर दिया, कब तक दे रहे तुम, अच्छा जो तुम लिखे हो उसका फोटो कॉपी हमको दे दो पढ़ने के लिए। तो ये तमाम लोगों का प्रेशर था। सर वो प्रेशर बहुत जरूरी भी था, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी किताबें नहीं मिल पाती, अभी भी बैक स्टेज की किताबें नहीं है हमारे पास हिंदी में। हाँ इंग्लिश हाँ में सब कुछ हाँ, लिखा जाता बिल्कुल है, हिंदी में बिल्कुल। लोग लिखने वाले नहीं है ना, जो करते हैं वो लिखते नहीं, और जो लिखते हैं वो करते नहीं, तो कुछ उल्टा। हाँ, ये स्कूल की योजना होनी चाहिए, ट्रांसलेशन कराना चाहिए, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को करनी चाहिए, जिसमें ये ट्रांसलेशन वाला भी कुछ तो किया उन्होंने, स्टैनिस्लाविस्की की किताबों का तो ट्रांसलेशन हुआ, कुछ कर और करना चाहिए। अब अंकुर हाँ जी बैक हैं बैठे स्टेज, हुए तो जी नहीं, बैक स्टेज पे ज्यादा मटेरियल नहीं मिल पाता। अगर बैक स्टेज की बात करें तो आपको हम्म। ज्यादातर इंग्लिश में ही मिलेगा, हिंदी में मिल पाना बहुत मुश्किल है। हाँ तो उसको ट्रांसलेट करवाना चाहिए, स्कूल को चाहिए कि ये काम कराएं। हमारे नए जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं जिनके पास भाषा की पकड़ है, उनसे कराना जी, चाहिए ये काम, निश्चित रूप से कराना चाहिए। जी। सर हम्म बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके, मतलब बहुत सारी नॉलेज हम सबको मिली। और जो हम्म। हमें देख रहे हैं, है ना, सुदेश जी भी देख रहे हैं सर। सुदेश जी ने अच्छा अच्छा। बताया भी कि मतलब वो कोर्ट मार्शल हम्म। के शो उन्होंने बहुत सारे किए हैं, 225 शो किए हैं लगातार, हाँ हाँ हाँ। मतलब हर हम्म। उन्होंने हम लोगों के तो। पास क्या है ना, बहुत सारे नाट्य मंडलियों का इतिहास भी नहीं है रंगमंच का, हिंदी स्पेशली हिंदी या पंजाब जो भाषाओं का भी, अब गुजराती मराठी और बंगाली को छोड़ के बाकी जो भाषाएं पंजाबी में या हिंदी में हैं, या बोलियों में जो रंगमंच हमारे मध्य प्रदेश में लोगों ने किया, ठीक है ना, हबीब तनवीर जी ने किया और लोग अलकनंदन ने किया। तो कितने एक नाटक के कितने शोज हुए ये हमें पता ही नहीं चलता है। तो अब चूंकि अब ये डिजिटल मीडिया आ गया है, अब तो बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप पे एक दूसरे को हम लोग शेयर कर सकते हैं, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस पर भी काम होना चाहिए कि अब जैसे कोर्ट मार्शल का उन्होंने 225 शो किया, हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक जंगल मंगल पर्यावरण पे उसके करीब 125 शो किए, जी, 125 शो किए, जी, ठीक है, पर वो हम जानते हैं ना, वो इतिहास में तो कभी नहीं आएगा। तो जी, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे काम करने की जरूरत है, केवल अभिनय बन के बंबई भागने की जरूरत युवाओं को नहीं है। युवाओं को चाहिए कि रिसर्च वर्क भी करें और ऐसे ऐसे क्षेत्र को खोलें, जैसे वो ट्रांसलेशन का एरिया हो सकता है, इतिहास लिखने का, इतिहास लेखन का एरिया हो सकता है, खास करके हिंदी रंगमंच में जो मंडलियां काम कर रही हैं, ऐसे तमाम। प्रतिभा जी ने तो बहुत सारा काम किया है, हमारे ये क्या कहते हैं, अमिताभ श्रीवास्तव जी, बॉबी भाई और प्रतिभा जी, इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलके तो काम किया है। वो जो अलग अलग संदर्भ कोश निकाला है, 3 या 4 वॉल्यूम निकला है, तो वो तो हुआ है एक काम, लेकिन और भी काम करने की जरूरत है। महेश आनंद ने भी किया है बहुत कुछ काम हिंदी रंगमंच और पूरे रंगमंच पे इतिहास को लेके, और कहाँ क्या है उस तरह का। तो काम युवाओं को करना चाहिए अब इस तरह के। जी। सर हरविंदर सिंह है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था बहुत समय पहले कि हम्म। आपको कभी फिल्म डायरेक्ट करने का मन नहीं हुआ थिएटर में जब से आए? उनका एक क्वेश्चन था कि आपका मन कभी फिल्म डायरेक्ट करने का नहीं हुआ? हाँ करता तो है, लेकिन टाइम नहीं है यार, रंगमंच में ही इतना फुल टाइम काम कर रहा है आदमी ना कि समय नहीं मिलता। एक फिल्म हमने किया था, उसका मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, पिया तो से नैना लागे, बॉम्बे। बॉम्बे में 6 महीना रहना पड़ा था मुझे, लेकिन बॉम्बे की जिंदगी मुझे रास नहीं आई, ठीक है ना। अब हम लोग तो भाई एक समय में 250 ग्राम सब्जी खाने वाले लोग हैं,
ठीक जी है। सर। तो जब बॉम्बे में सब्जी खरीदने में जाता था तो बोलो तो भाई कैसे है, तो ये दे दो 5 किलो दे दो, तो अगल बगल वाले ऐसे देखते थे कि जैसे कि कहाँ किस जंगल से आदमी आया है, 5 किलो मांग रहा है गाजर, जी 2 किलो लौका मांग रहा है, पटल मांग रहा है 3 किलो। तो बॉम्बे रास नहीं आया हमको। तो 6-7 महीना मैं रहा वहाँ, और वो फिल्म की हमने बड़े मुश्किल से, क्रिएटिव डायरेक्टर था, फिर कई फिल्में मिली, पर नहीं, समय नहीं है। करेंगे, अब देखता हूँ कहीं समय मिलेगा तो जरूर एक आध और फिल्में करूंगा। इच्छा तो करती है कि करें, लेकिन फिर वही है, भाग दौड़ बहुत है फिल्मों में करने का, जी। पूरा जुगाड़, तो फिर से टीम बनाना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। हम्म? अभी एक फिल्म का ऑफर आया हुआ है, मैं सोच भी रहा हूँ क्या करना है। हम्म, जी हाँ, नहीं बच्ची का जरूर कीजिए फिल्म है। सर, हम हम्म, आज अब तो टाइम होगा आपके पास। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि प्रकाश झा जब आते हैं रांची तो वो पकड़ लेते हैं। अभी उन्होंने जी परीक्षा किया रांची में शूट, तो प्रकाश तो हम लोगों को पढ़ा भी चुके हैं, हमारे गुरु भी रह चुके हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, कैमरा पढ़ाया था उन्होंने, फिल्म अप्रिसिएशन एंड कैमरा वर्क, कैमरा एक्टिंग पे। तो प्रकाश झा ने बुलाया, फिर बोला नहीं तुमको करना है, एक रोल करना है, तो फिर किया हमने परीक्षा में, उस्मान भाई का एक रोल। तो कभी कभी लोग पकड़ लेते हैं तो रोल कर लेते हैं, रोल करने में जी मजा सर। आता है। जी सर। क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं एक्टिंग से प्रभावित होकर थिएटर कर रहे होते हैं। शुरू तो हाँ। प्रभाव एक्टिंग से ही होता है आदमी। हम्म। तो सर अभी काफी तो समय हो विपिन गया जी ने आपने। पिछले भारंगम में किया ना वो पगला घोड़ा, तो पगला घोड़ा में कार्तिक मैंने किया, एलटीजी में हाँ शो जी था हाँ। फरवरी में। जी तो आप तो जब कोई डायरेक्टर पकड़ लेता है कि भैया चलो तुम भी एक्ट करो, तो बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल करना चाहते हैं कि बिल्कुल करेंगे। जी सर, हम्म। बहुत मजा आया सर। हम्म। तो सर इसको यहीं पे हम अब लोग बस करो समाप्त यार, कर। अब 10 बज गया, अब खाना खाने क्या दो ग्यारह यार। बज गया? 11 बज गया हैं? सर। हैं? 11 बज गया हाँ, सर। अरे हाँ 11 बज गया, 11 बज के 2 मिनट हो गया। तो मैं हम्म। कह रहा हूँ थैंक यू सर, आप आए। और अरे लोकेन वाह। सर सारे लोग आप देख रहे हैं सर। हाँ आपसे बात हम्म। करके मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला सर। और औरों को भी हम्म। मिला होगा सर। तो बहुत बहुत अरे हम धन्यवाद सर लोग आपका। सीखते हैं, हम लोग सीखते हैं, नए युवाओं से सीखते हैं, लोकेंद्र भाई से जब बात होती है, उनसे भी कुछ सत्संग होता है तब उनसे सीखना पड़ता है। वही बोला ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप अपना आंख नाक कान सब खोल के रखिए। कानों से देखिए और आंखों से सुनिए, जी सर। कानों से देखिए और आंखों से सुनिए। और जी सर। संत ये संत परंपरा है, अभिनय, समझ रहे हैं आप। जी जितना सीख सके अपने गुरुओं से, अपने सीनियर से सीखे, हम लोगों ने भी सीखा सारे सीनियर से, अपने गुरुओं से। हम्म। तो बड़ा अच्छा जी लगा ये गुफ्तगू। गोविंद भाई थैंक यू आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहाने थैंक यू सर। सबसे लोग देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मालूम हो रहा है कि सब लोग सुन रहे हैं। जी पूरे जी जी। वर्चुअल गैलरी में लोग हैं काफी। जी सर। तो बहुत अच्छा लगा, और आपके प्रति भी हार्दिक आभार। और जो लोग सर देख रहे हैं, देहरादून में बैठी हुई साक्षी देख रही है, लोकेन भाई देख रहे हैं, वहाँ चंडीगढ़ में लोग देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, हमारे रांची जी के सर। कुछ ग्रुप के भी सब सारे लोग देख रहे होंगे। तो सब लोगों के प्रति शुभकामना, और आपके प्रति शुभकामना। सबके थैंक यू सर। सबको शुभ थैंक यू। रात्रि। थैंक यू, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।